Hello, good morning to all of you. Today I am reaching out to you with prepositions. Prepositions, one of the parts of speech. Parts of speech में एक दूसरी चीज है, वो है preposition. अब preposition का मतलब क्या होता है? अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से चले तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है. दिस इज क्वाइट कंफ्यूजिंग टू गो बाय द डेफिनेशन ऑफ इट एंड लेटर ऑन वी गेट कंफ्यूज्ड व्हेन वी आर studying English at the advanced stages. So it's better to get into the root of the word and to understand them better so that in future we can easily catch up what is tough. तो समझिए आप preposition क्या है. इसको केवल अभी हम बेसिक बता रहे हैं आपको, कितने प्रेपोजिशन है, उनका यूसेज कैसा है. इसके लिए फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच की हम दूसरी सीरीज चलाएंगे. ये केवल ये है कि जैसे ऊपर ऊपर हम बता रहे हैं डेफिनेशंस, ताकि आप थोड़ा सा एक आइडिया ले लें और उसके बाद आप कुछ कर सके आगे. तो देखिए, अगर आपको प्रेपोजिशन समझना है तो आपको समझना पड़ेगा कुछ सेंटेंसेस, 2-3 सेंटेंसेस यहाँ पे हैं जो आप समझेंगे और आपको एक आइडिया समझ में आएगा. मैंने पहला सेंटेंस बनाया, आई पुट माई हैंड ऑन द टेबल. ये टेबल है, मैंने इस पे अपना हाथ रखा, ऑन द टेबल आया, राइट. अब आप ये बताओ, ये जो ऑन है इसका रिलेशन किससे जुड़ा हुआ है? रिलेशन बिटवीन. देखो, माइंड करो चीजों को, रिलेशन आ रहा है. इसका मतलब प्रेपोजिशन का मतलब रिलेशन से होता है किसी चीज के. समथिंग इज रिलेटेड टू अनदर थिंग. वो थिंग नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, कोई और चीज भी हो सकती है. तो रिलेशन बिटवीन थिंग एंड एक्शन. यहाँ पे थिंग क्या है बोलो? आई पुट माई हैंड ऑन द टेबल. टेबल क्या है? कोई थिंग है. टेबल क्या है? थिंग है. और पुट क्या है? एक्शन हो रहा है ना, रखने का. तो यहाँ पे एक्शन और थिंग, टेबल के बीच में एक रिलेशन है. ये रखने का एक्शन, ये ऑन द टेबल आया. तो जब सरफेस, ओपन सरफेस पे हम कोई चीज टच करते हैं, देन इट बिकम्स ऑन. याद रखना चाहिए. हम ऐसे भी लिख सकते थे, आई पुट माई हैंड अंडर द टेबल भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक उसके नीचे, अंडर द टेबल. या हम ऊपर से भी रख सकते हैं, माना ये टेबल का टॉप है तो हम बोल सकते हैं अबव द टेबल. तो इस प्रकार से बोलने से ही समझ में आ रहा है कि कौन सा रिलेशन है. मैंने अबव कह दिया तो आप समझेंगे कि ऊपर हाथ किया हुआ है. अंडर कह दिया तो आप समझ जाएंगे टेबल के नीचे हाथ है. ऑन कह दिया तो आप पक्का समझ लेंगे कि ऐसे रेस्ट किया हुआ है मेरा पाम टेबल की टॉप पे. दैट्स एनफ टू अंडरस्टैंड. नाउ इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश. 2 प्रेपोजिशंस हैं यहाँ पे, इन और यहाँ पे भी इन, 2 बार आया प्रेपोजिशन. अब देखो आपका इसका रिलेशन क्या है. बर्ड और बुश के बीच में रिलेशन है. बर्ड और वर्थ 2 इन द बुश. आगे समझ में. तो बर्ड क्या है? नाउन है. और बुश भी क्या है? नाउन है. तो 2 नाउन के बीच में रिलेशन है. तो किसने? इन ने रिलेशन बताया, यहां पे भी इन ने रिलेशन बताया. तो जब इन रिलेशन बता रहा है 2 नाउन के बीच में, तो ये भी प्रेपोजिशन हो गया. अब चलते हैं, ही इज अपोज टू सीवियर मेजर्स. सबसे पहले तो आप चलो, सीवियर मेजर्स क्या है? कोई नाउन हो सकते हैं. सीवियर मेजर्स के भी कुछ नाम होंगे, तो देन इट इज नाउन. और यहां पे देखो, ही इज अपोज क्या है? वर्ब है. अपोज क्या है? वर्ब है. अगर इसको अपोजिशन हम बोल रहे तो नाउन बन जाएगा. तो ये वर्ब जो है किसी नाउन से रिलेट है. किसके द्वारा? टू के द्वारा. टू से जुड़ा है. अपोज टू किस चीज से? सीवियर मेजर्स. तो इसका मतलब टू ने जोड़ा, अपोज ने जोड़ा सीवियर मेजर को किससे? टू से. तो ये रिलेशन बता रहा है दोनों के बीच में, इसलिए जोड़ने का रिलेशन बता रहा है, इसलिए ये भी प्रेपोजिशन हो गया. तो प्रेपोजिशन को समझने के लिए इतनी डेफिनेशन भी बहुत है, अगर आप थोड़ा कोशिश करें. तो हमने एक छोटी सी डेफिनेशन बनाई. सो ए प्रेपोजिशन शोज व्हाट रिलेशन वन थिंग स्टैंड्स टू अनदर थिंग. व्हाट रिलेशन वन थिंग स्टैंड्स टू अनदर थिंग. एक चीज दूसरी चीज के साथ किस तरह का रिलेशन रखती है, दैट इज कॉल्ड प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन की तो लिस्ट बहुत ज्यादा है,
आपने कहा ऑफ है, टू है, इन है, अंडर है, आफ्टर है, एक ओ एफ वाला ऑफ है, ओ डबल एफ वाला ऑफ है, बिलो है, अबव है, दुनिया भर के प्रीपोजिशन है। अब इनका यूज कैसे होगा ये हम डिटेल में एडवांस जब आपको स्पीकिंग की भी प्रैक्टिस करवाएंगे और स्पीकिंग में इनको कैसे हमें लाना है ये सब चीजें बताएंगे आपको। एक प्रीपोजिशन से हम 10 सेंटेंस बना सकते हैं और 10 तरह उसका यूज कर सकते हैं। बहुत ही एडवांस लेवल पे आपको इंग्लिश आएगी फिर। तो ही इज अपोज टू ये बता दिया, ये भी डेफिनेशन बता दी। अब चलते हैं, एक नई चीज है हमारे पास, आपने सुना हो या ना सुना हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच तो आपने सुन लिया, बट डिड यू एवर हियर डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच? डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या कभी आपने सुना? नहीं सुना। चलो बताते हैं आपको। डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कोई नई चीज नहीं है, जो पढ़ा उसी में से है। जैसे पार्टिसिपल आपने पढ़ा, इसको डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जेरेंड पढ़ा आपने, जिसमें इंग लग जाता है, वो भी डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है। इन्फिनिटिव टू जिसमें आता है वो भी डबल पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। और रिलेटिव एडवर्ब्स कुछ होते हैं, जैसे व्हेन आ गया, वेयर आ गया, ये भी डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। आई थिंक यू गॉट इट। ठीक है, अब इसको डबल क्यों कहते हैं ये एक प्रॉब्लम है। देखो डबल इसलिए कहते हैं, पहले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ही, लेकिन फिर उसका कुछ ऐड करके हमने फिर और बना दिया, इसलिए डबल इसको कह दिया। तो पार्टिसिपल वर्बल एडजेक्टिव भी हो सकता है, वर्बल नाउन भी हो, वर्बल या वर्ब के साथ नाउन जुड़ जाए, या नाउन वर्ब और नाउन जिसे हम कहते हैं, तो ये भी क्या बनेगा? डबल पार्ट ऑफ स्पीच बन जाएगा। इंफिनिटिव टू मैंने बता ही दिया। अब कैसे कैसे एक एक एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएंगे। मैं यहाँ पे लिखा है एक सेंटेंस, अ रिटायर्ड ऑफिसर लिव्स नेक्स्ट डोर। ए रिटायर्ड ऑफिसर लिव्स नेक्स्ट, यहाँ पे ए रिटायर्ड ऑफिसर। देखो रिटायर क्या है? रिटायर वर्ब है, तो वर्ब से बना, पास्ट टेंस है उसका रिटायर्ड, लेकिन यहाँ पे इसका यूज किस तरह से हो रहा है? पास्ट टेंस के रूप में नहीं हो रहा है। ए रिटायर्ड ऑफिसर यहाँ पे आप देखेंगे एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है। एक सेवानिवृत्त अधिकारी, सेवानिवृत्त अधिकारी, तो यहाँ पे एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है? वर्बल एडजेक्टिव है। पहले तो वर्ब है और वर्ब के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है? एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, तो इसको बोलेंगे वर्बल एडजेक्टिव। इसका मतलब पार्टिसिपल को हम वर्बल एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। दैट इज वेरी इजी। तो ए रिटायर्ड ऑफिसर इस तरह से आ गया। अब हम इसी सेंटेंस को थोड़ा और बदलते हैं, जेरेंड लगा के, इंग लगा के। जेरेंड मींस इंग। आई थिंक ऑफ रिटायरिंग सून फ्रॉम सर्विस। देखो थिंक ऑफ रिटायरिंग, देखो ऑफ के बाद हमेशा क्या आता है? नाउन आता है। तो ऑफ रिटायरिंग, ये इंग लग गया रिटायर के साथ में, वर्ब है तो ये वर्बल नाउन बन गया, इसको बोलेंगे वर्बल नाउन। इसको बोला था वर्बल एडजेक्टिव। तो ये भी आपका क्या हो गया? डबल पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाएगा। वर्ब भी है, नाउन भी है। अब देखो इन्फिनिटिव टू, जहां टू आ जाए इन्फिनिटिव होगा। आई विश टू रिटर्न दैट बुक, मैं उस किताब को लौटाना चाहता हूं। तो रिटर्न क्या है? वर्ब है। वर्ब से पहले आपने टू लगा दिया, जिसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं, तो इसको बोलेंगे इन्फिनिटिव, राइट। और अब है रिलेटिव एडवर्ब। क्या होता है रिलेटिव एडवर्ब? देखो पूरी तरह से अगर आपको समझना है तो आप ये समझो, रिलेटिव एडवर्ब पार्टली एन एडवर्ब एंड पार्टली एन ए कंजंक्शन। कुछ तो ये कंजंक्शन का रूप होता है, कुछ ये एडवर्ब का रूप होता है। माने अपने आप में कंप्लीट कुछ भी नहीं है, इसलिए कभी कभी इसको कंजंक्टिव एडवर्ब भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कंजंक्टिव एडवर्ब। जनरली आपने सुना होगा ये कंजंक्शन में आता है, लेकिन इसको कंजंक्टिव एडवर्ब भी कहते हैं, क्योंकि रिलेटिव एडवर्ब का काम करता है। तो हमने बताया वी शैल बी ग्लैड व्हेन द रिस्क इज ओवर, हमें खुशी होगी जब रिस्क खत्म हो जाएगा। तो वी शैल बी ग्लैड, ठीक है, व्हेन से जोड़ा हमने इसको, राइट। व्हेन से जोड़ा, ये क्या है? एडवर्ब है। रिस्क ओवर होने के बाद, माने एक एक्शन है, एक्शन से पहले हमने व्हेन लगा दिया, तो यहाँ पे एडवर्ब आ जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा, इसलिए इसको रिलेटिव एडवर्ब हमने कहा। अब आपकी समझ में आ गया डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। तो पार्टिसिपल, जेरेंड, इंफिनिटिव और रिलेटिव एडवर्ब को डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। आई थिंक यू गॉट इट।
अभी आप ये मत सोचना कि काम पूरा, अभी तो एक जिसे बोलते हैं ना फाउंडेशन स्टोन है ये, जिसको हम आपको दे रहे हैं। इसके बाद तो बिल्डिंग खड़ी होगी, तब देखो क्या मजा आता है इसमें। अब देखो इंटरजेक्शन क्या है। इंटरजेक्शन देखो, इंटरजेक्शन केवल एक वर्ड है, और दिस रिलेट्स टू आवर फीलिंग्स, ये हमारी फीलिंग से संबंधित है। और आप यहीं पे इमेजिन कर लो थोड़ा सा कि फीलिंग हमारी कितनी तरह की होती है। गुस्से में भी होते हैं, खुशी में भी होते हैं, नफरत की फीलिंग भी होती है, दर्द की फीलिंग भी होती है, किसी के जाने से जो दुख होता है उसकी भी फीलिंग होती है। कहीं हमें गंदा लग रहा है तो उस समय कैसे शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं, वो सारी चीजें क्या है, फीलिंग्स में आती हैं। इसको बोलते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हमने एक शब्द दिया है, अदरवाइज ये फीलिंग एक्सप्रेशन है। सम फीलिंग्स थ्रोन इनटू अ वर्ड, किसी फीलिंग को हमने शब्द दे दिया। जैसे कहीं अचानक से हमारा पैर गया, हमने कहा आउच। अब आउच कोई वैसा थोड़ी शब्द दे दिया, अदरवाइज कौन सी फीलिंग को बताता है? ओ, कैसी फीलिंग को बता रहा है? एलास, हुर्रे, हाँ, वाओ। इस तरह के जो शब्द हैं अचानक हमारे मुंह से निकल रहे हैं, तो ये एक शब्द मात्र है जो कि हमारी फीलिंग को बताता है एज पर सिचुएशन। अब ओ शब्द है, ओ को तो कई तरह से यूज कर सकते हैं। दुख के रूप में ओ, ओह, हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन कैन बी मेड। इसलिए इंटरजेक्शन केवल एक शब्द है। हमने एक शब्द लिखा है, इसमें आइसोलेटेड होता है ये, इसका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन से कोई मतलब नहीं है, अनलाइक अदर पार्ट्स ऑफ स्पीचेस। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेंटेंस से कोई रिलेशन होता है, लेकिन इसका सेंटेंस से रिलेशन कुछ नहीं, फीलिंग होती है बस। और ये आइसोलेटेड है, बेचारा अकेला अकेला पड़ जाता है। जैसे नो पार्ट ऑफ सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का कोई हिस्सा नहीं होता है। जैसे मैंने किसी को कहा हश, टट, चुप, ये क्या है? कोई सेंटेंस है? एक शब्द है। आप समझ गए इसके अंदर क्या शब्द छुपा हुआ है। तो माई फादर, अब एक सेंटेंस बनाता हूं मैं यहाँ पे, माई फादर एलास, जब बीच में इंटरजेक्शन का साइन ये होता है, डाइजेस्ट जाए, मेरे फादर, कल उनकी मौत हो गई। तो यहाँ पे दुख का एक्सप्रेशन है, आप समझते हैं। एलास मीन्स बहुत बुरी खबर है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माई फादर। इसको हम अगर ये पूरा सेंटेंस के लिए बनाया, एलास का मतलब आई एम सॉरी टू से, आई एम सॉरी टू से, एलास की जगह मैं ऐसे लिख देता हूं, माई फादर आई एम सॉरी टू से डाइड यस्टरडे। तो याद रखना, ये जो शब्द होते हैं एलास, हुरे, हु, वाओ, इनके लिए जब कोई हम सेंटेंस टाइप का बना देते हैं फीलिंग्स रिलेटेड, तो उसको पैरेंथेसिस के अंदर रखते हैं, माने ये इस ब्रैकेट के अंदर रखते हैं पैरेंथेसिस को। ये ध्यान में रखना है आपने। तो ये है आपका इंटरजेक्शन। आया समझ में? नहीं आया? इंटरजेक्शन समझ में आने के बाद अब मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हैव बीन जनरली टॉट। अब बात यह है कि पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन्स हैं, प्रोनाउंस हैं, एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब्स हैं। अभी कितनी तरह के होते हैं, इनमें क्या क्या शब्द आते हैं, नाउन्स कैसे बनते हैं, डिमिनिटिव्स क्या होते हैं, वर्ब्स कैसे बनाए जाते हैं, उनका यूज कैसे किया जाता है। अब तो समंदर में कूदना है हमको। और ये ऐसा मत सोचना कि ये सब कुछ है, दिस इज नॉट ऑल। अभी तो ये पूंछ पकड़ी आपने, अब आगे देखो क्या, कहां आप जाएंगे। एक समंदर की पूरी आपने वो करनी है जिसमें आपको हम ले जाएंगे। आई होप you will seek interest in it first and later you will be automatically getting interested in it. This is my hope. So for this, you have to work hard and follow me at the same time. Those who have not subscribed to the channel may subscribe it and like it, share it. That's my request. Thanks.